नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कविता कैदी और कोकिला, और जिसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, कि क्यों इतनी रात में तुम इस प्रकार गजब ढा रही हो। अर्थात कोयल से कवि बार बार प्रश्न करता है कि हे कोयल, तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। पुनः कवि प्रश्न करता है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कि हे कोयल, इस रात के सन्नाटे में जो चारों ओर शांति छाई हुई है, इस सन्नाटे को क्यों चीर रही हो और क्यों रो रही हो। कौन सा दुख है, कौन सी विपदा तुम्हारे ऊपर आ गई। हे कोयल, बताओ तो सही। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। तुम तो मधुर स्वर की स्वामिनी हो, और ये विद्रोह बीज हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के प्रति बो रही हो। क्या तुम सचमुच हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आक्रोश पैदा कर रही हो। बोलो तो सही। बच्चों, कहने का भाव ये है कि जेल में कैद कवि को कोयल की आवाज़ न तो मीठी लगी और न ही सुरीली। उसको केवल कोयल के मधुर स्वर में दुख और वेदना का ही आभास हुआ। इसलिए वह व्याकुल होकर कोयल से पूछने लगा कि हे कोयल, क्या तुम पर कोई विपदा आ गई जो तुम इतनी दुखी हो और हमें प्रेरित कर रही हो आज़ादी के लिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। आली कहते हैं बच्चों सखी को। तो कवि कहता है हे सखी, क्योंकि कवि को उस समय वही अपनी साथी दिखाई देती है, तो कहता है हे सखी, तू काली है, काली तू भी काली है, तुम्हारा रंग भी काला है, रजनी भी काली, और यह रात्रि भी काली है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेज़ी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, इसकी करनी, इसकी करतूतें भी सारी काली हैं, सब कृत्य काले हैं इसके। काली लहर कल्पना काली, काली लहर, जो लहर सारे देश में इस समय चली हुई है वह भी काली है, अंग्रेज़ों की विचारधारा ही काली है। और कोठरी काली, ये जो काल कोठरी है जिसमें हमें कैद किया गया है, यह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, जो हमने टोपी पहन रखी है वह भी काली है, ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया हुआ है वह भी काला है, और यहाँ तक कि मेरी लौह श्रृंखला काली, जिन श्रृंखलाओं में, जिन जंजीरों में हमें बांधा गया है वह लोहे की जंजीरें भी काली हैं। पहरे की हूँ कृति बयाली, तिस पर है गाली ए आली, और इस पर पहरे की हूँ कृति बयाली, जो पहरेदार हैं वो सांप की तरफ फुफकारते हैं, यानी इतना भयंकर हमारे ऊपर पहरा है, और उस पर पहरे पर भी तिस पर है गाली ए आली, और इस पर भी गाली गलौज हमारे साथ किया जाता है, हमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो भाव ये है बच्चों इस काव्यांश में कि जो काला शब्द है वह किस चीज़ का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक होता है। काला शब्द कहते हैं ना, काले कुकृत्य, काले कारनामे, तो बुरे कार्यों का प्रतीक है। तो जिस समय कवि के को ऐसे लगता है कि चारों ओर काला ही काला है, अंग्रेज़ों की करनी भी काली है, उनकी विचारधारा भी काली है, जहाँ उनको डाला गया है वो काल कोठरी भी काली है, श्रृंखलाएँ भी काली हैं, मतलब सच्चाई तो कहीं पर भी नहीं है, चारों ओर असत्यता का, अनाचार का और अन्याय का बोलबाला है। तो जेल के अंदर कैदियों के साथ, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है यह कवि बता रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, इस संकट सागर पर तुम क्यों मरने के लिए तैयार हो। संकट सागर यहाँ रूपक अलंकार है, संकट को ही सागर कह दिया गया,
रेखांकित कर लीजिएगा। कवि क्या कहता है कोयल को कि हमारे ऊपर तो संकट छाया हुआ है, हमारे ऊपर क्या समूचे देश पर संकट छाया है, क्योंकि गुलामी से बड़ा संकट कोई नहीं होता। और उस पर तुम भी यहाँ मरने के लिए क्यों आ गई हो, तुम भी क्यों इतनी दुखी हो रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले, अपने सुरीले, अपने मधुर गीतों को क्यों इस रात के सन्नाटे में गा रही हो, जिस समय कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो हे कोयल, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, बोलो तो सही। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने क्या किया है, कोयल और कैदी दोनों की स्वतंत्रता की भावना को दर्शाया है कि जहाँ एक और कोयल अपनी ध्वनि से देशवासियों में यानी सारी जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आक्रोश जगा रही है, विद्रोह की भावना जगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैदी लगातार अंग्रेज़ों द्वारा किए गए जुल्मों को सहन कर रहे हैं। तो मतलब तुझे मिली हरियाली डाली, कवि एक कैदी व्यक्ति में और एक स्वतंत्र में, दोनों में अंतर बताता है कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और कोयल के माध्यम से दोनों में अंतर स्पष्ट करता है। तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो हरी भरी पेड़ की डाली मिली है, तू स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण कर सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में केवल यह काली कोठरी है, यानी घुटन भरी कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो पूरे आकाश भर में संचार है, यानी तुम स्वतंत्र होकर संपूर्ण आकाश में स्वच्छंद उड़ान भर सकती हो। और मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार तो केवल इस काल कोठरी तक ही सिमट कर रह गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत कहावे वाह, वाह का मतलब तारीफ़ करना, लोग प्रशंसा करते हैं, यानी तुम्हारे मधुर स्वर को सुनकर तो सारा संसार तारीफ़ करता है। और रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझ जैसे कैदी के लिए यहाँ जेल में रोना भी गुनाह है, रोने पर भी पाबंदी है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, तुम अपनी और मेरी विषमता को देख रही हो, अपने और मेरे दोनों के अंतर को देख रही हो, हम में कितना बड़ा अंतर है, और उस पर भी तुम रणभेरी बजा रही हो, उसके लिए भी तुम हमें युद्ध के लिए तैनात कर रही हो। हम तो पहले से ही इस युद्ध में, इस आज़ादी के आंदोलन में पहले से ही संघर्षरत हैं, तुम हमें और आगे करने आई हो, हमारे अंदर और ऊर्जा भरने आई हो। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो, अब कवि क्या कहता है कि तुम हमें तरह तरह से प्रेरित कर रही हो, अब बताओ इस हूँ कृति पर, तुम्हारे इस हुंकार पर मैं अपनी कृति से, मैं अपनी रचनाओं में और कहो क्या लिखूँ। यानी कवि का काम तो होता है बच्चों रचना करना, ठीक है ना, समाज को जगाना अपनी रचनाओं के माध्यम से। कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो कवि कह रहा है पहले ही हम तो इस कार्य में लगे हुए हैं, पहले से ही मैं तो अपनी रचनाओं से जनमानस को जागरूक करता हूँ, तो तुम बताओ और क्या करूँ, इससे अधिक मैं और क्या करूँ। हे कोयल, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन है महात्मा गांधी के लिए, कि मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर जो उन्होंने आज़ादी का व्रत लिया था, प्राणों का आसव किस में भर दूँ, अपने प्राणों की ऊर्जा, अपने प्राणों की शक्ति किस में भर दूँ। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कवि कहना चाहता है कि इस कैद से बाहर भी जो अन्य देशवासी हैं वे भी दुखी हैं, वो भी परतंत्रता के घाव से वे भी दुखी हैं। तो क्या मैं एक एक प्राणी में अपने प्राणों का आसव, अपने प्राणों का जो ऊर्जा है, क्या उनमें भर दूँ। कहो हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ। तो इस प्रकार बच्चों कवि ने एक गुलाम व्यक्ति का जीवन कैसा होता है और उसे कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ता है, आज़ादी कितनी कठिनाई से हम लोगों के हाथ में आई है, तो उसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है।
यह बताने का प्रयास किया है कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने इस कविता में कि हम जो आज़ादी है वो कितने कड़े संघर्षों के बाद हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें प्रदान की है। तो आगे चलते हैं, अब प्रश्न अभ्यास, प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं और आप स्वयं करेंगे। इनको संक्षिप्त रूप से हम इन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कि कोयल की कूक जब कवि ने सुनी तो कवि ने क्या किया? बच्चों, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि मानो कोयल उससे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर संघर्षरत रहने की, लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, अथवा या फिर उस पर हुए अन्याय और जो यातनाएं कवि को दी जा रही हैं वहाँ जेलों में, उसके दुख दर्द को बांटने के लिए आई है, या उसके कष्टों पर आंसू बहा रही है और चुपचाप रात के सन्नाटे को भेद कर विद्रोह की ज्वाला जगा रही है। इसीलिए कवि उसकी बातों को मानकर, जानकर आत्म बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कि कोयल ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण वह आधी रात को कोयल बोल रही थी? देखिए, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में तो नहीं बताने आई। अब कवि अनुमान लगा रहा है कि जो हम तो जेल के अंदर हैं और जो जेल से बाहर हैं हमारे देशवासी, जो गुलामी का दुख भोग रहे हैं, कहीं उनके कष्टों से तो नहीं अवगत कराने आई हमें, अथवा वह उन्हें धैर्य और दिलासा देने आई हो। क्या पता हम जो जेल में बंद हैं हमारी हिम्मत बढ़ाने आई हो, अथवा वह हमारे कष्टों पर मलहम लगाने आई हो, अथवा कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में इस प्रकार चीख रही है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? स्वाभाविक है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम कहते हैं अंधकार को, और अंधकार किस चीज़ का प्रतीक है? अन्याय का, दुख का, बुराई का, अनाचार का। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी, अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया? अंग्रेज शासकों ने निर्दोष भारतीयों पर घोर अत्याचार किए थे। उन्हें जेल में तरह तरह की यातनाएं दी। कोल्हू के बैल की तरह उन्हें जोता गया, इन बैलों की जगह इंसानों को जोता गया, और यहाँ तक कि पेट भर खाना भी उन्हें नहीं दिया गया। तो इतनी यातनाओं को, इतने दुर्व्यवहार को सहन जो व्यक्ति करेगा तो वो उसका जीवन अंधकार से कम क्या होगा। तो इसलिए जो ब्रिटिश शासन है या अंग्रेजी सरकार है उसकी तुलना तम के प्रभाव से की है, क्योंकि उन्होंने जो भी व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, उन पर घोर अन्याय किया, इसलिए कहा गया। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर, यानी बच्चों आज़ादी से पूर्व जो जेलों में हमारे स्वाधीनता सेनानी जेलों में बंद थे, उनको इतनी बुरी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इतना घोर अन्याय उनके साथ हुआ। तो कवि ने कविता में बताया ही है कि उनको ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेलों में कैद कर दिया जाता था। उन्हें 10 फुट की रहने के लिए काल कोठरी दी गई थी। अपराधियों के साथ उन्हें रखा जाता था, यानी स्वाधीनता सेनानी और अपराधी दोनों को बराबर समझ करके उन्हीं के साथ बंद कर दिया जाता था कोठरी में। बात बात पर गालियां दी जाती थी और यहाँ तक कि उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार बच्चों बहुत ही अन्याय और यंत्रणाएं उनको स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी।
प्रश्न संख्या 4 कविता के प्रश्न संख्या 4 हो गया। 5वां, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल का क्या अर्थ है? कोमल। वैभव धन दौलत, दौलत अपार दौलत। रखवाली सी रक्षा करने वाली, और रखवाली सी में उपमा अलंकार है, जानते हैं आप। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। क्या कहते हैं कवि? कवि के अनुसार देखो, वैसे तो संसार में क्या है, दुख ही दुख है चारों ओर, और इस समय तो खास तौर से जब देश परतंत्रता के दुख से गुजर रहा था, और यदि कहीं सुकोमलता और मधुरता बची है तो कवि को लगता है वह कोयल के स्वर में, कोयल के मीठे स्वर में है। इसलिए वह कोमल और मृदुलता की रखवाली करने वाली उस कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम तो सुकोमलता के, मधुरता के वैभव की रक्षा करने वाली हो, तुम तो मधुर बोलने वाली हो, तुम भी आधी रात के समय क्यों चीख रही हो? अब दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कवि क्या कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ लगाकर मैं मोट को खींचता हूँ, यानी मोट वो चमड़े का जो थैला बताया था उसमें पानी भर भर के कुएं को खाली कर रहे हैं। तो कवि कहता है हम वास्तव में कुआं खाली न करके अंग्रेजी सरकार की अकड़ को खाली कर रहे हैं, अकड़ को ख़त्म कर रहे हैं। भाव यह है कि अंग्रेजी सरकार स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती है, उनके पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकलवा रही है। लेकिन इससे कवि कहता है आज़ादी के दीवाने परेशान नहीं हुए, बल्कि वो बार बार उस कुएं को जो खाली कर रहे हैं पानी से, तो उसको खाली न करके अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर रहे हैं। तो उनके दुखों का, उनके द्वारा दी गई यातनाओं का उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं है। प्रश्न संख्या 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, यानी क्या आशंका है कवि को कि जब आधी रात में कोयल चीखती है। देखो बच्चों, कवि को यह आशंका है कि कोयल को अवश्य कोई ना कोई कष्ट है, कि ऐसा क्या कष्ट है जो कोयल आधी रात को चीखने पर विवश हो गई, और वह भी शायद ब्रिटिश सरकार की कैद में है। जो बाहर लोग ब्रिटिश सरकार की कैद में हैं, मतलब कवि कहता है कि हम तो कैद में हैं ही, लेकिन जो बाहर लोग हैं वो भी गुलाम हैं, एक तरह से वो भी अंग्रेज़ों की कैद में ही हैं। तो कहीं कोयल हमें उनका दुख तो सुनाने नहीं आई कि वो भी इतने ही दुखी हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से कवि अनुमान लगाता है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो बच्चों, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? यहाँ पर भी भाव यही है कि एक आज़ाद और एक गुलाम, दो व्यक्तियों के जीवन में कितना अंतर होता है, ज़मीन आसमान का। तो इसीलिए कवि को क्यों ईर्ष्या हो रही है कि कोयल तो बाहर हरे भरे पेड़ की डाली पर बैठी है और स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ने को तैयार है, कहीं भी आ जा सकती है, कोई बंधन नहीं है उस पर। और दूसरी ओर कवि क्या है, वह अंग्रेज़ों की काल कोठरी में कैद है, और जो कोयल है उसके लिए उसका तो पूरा आकाश ही संसार है, कहीं भी जा सकती है। वह स्वच्छंद उड़ान के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और जबकि कवि का केवल संसार क्या है, 10 फुट की काल कोठरी तक सिमट कर रह गया है। कोयल यदि गाती है तो पूरा संसार उसकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, और जबकि कवि के तो रोने पर भी पाबंदी है, रोना भी गुनाह है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? स्मृति पटल कवि की यादों में, कवि की यादों में कोयल के कौन से मधुर गीतों की स्मृतियां हैं? अब देखिए बच्चों, आपसे भी अगर मैं पूछूं कि आपको कोयल क्यों अच्छी लगती है, तो आप सीधा जवाब बताएंगे जी कोयल मधुर गाती है,
ना, कोयल मीठा बोलने का संदेश देती है। तो इसी तरह जब कवि ने पहले कोयल को देखा था और कोयल के विषय में उसके क्या विचार थे कि कोयल कैसी है कि हरी भरी पेड़ की डाली पर मस्ती से झूमती है, गाती है, स्वतंत्र होकर घूमती है, वह अपने मधुर स्वर से पूरे संसार को लुभाती है, लेकिन आज वह क्यों अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली हुई है? कहीं वह पागल तो नहीं हो गई? तो इसलिए कवि को कोयल का वह सारा आचरण विपरीत दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? बच्चों, जो गहना है वो सुखद एहसास का प्रतीक है और गहना व्यक्ति स्वेच्छा से पहनता है, खुशी से पहनता है, इसीलिए। और जो कवि है और आज़ादी के अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे सब खुशी से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको अंग्रेज़ों द्वारा पहनाई गई हथकड़ियाँ न लगकर, बंधन न लग कर के उन्हें एक सुखद एहसास देने वाला गहना लगती हैं, क्योंकि जिन्हें उन्होंने अपनी मर्जी से पहना है। अर्थात देश को आज़ाद कराने का संकल्प स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप से लिया है। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली तू ए आली, काली शब्द कई बार आया है बच्चों इस कविता में, और कम से कम 9 बार आया है, और हर बार काली शब्द के अलग अर्थ हैं, यानी अलग अलग अर्थों में अलग अलग विशेषण के साथ लिया है। तो जैसे काली शब्द आपको बताया था मैंने, किस चीज़ का प्रतीक है? बुराई का, अन्याय का, अनाचार का, शोक का। तो यहाँ पर कवि को क्या लगता है कि जो काली शब्द उसने बार बार किया है, एक तो चारों ओर के वातावरण से, जो गुलामी का वातावरण था वो किसी कालिमा से कम नहीं था, तो कहीं निराशा के रूप में कि गुलाम व्यक्ति का जीवन में निराशा ही रहती है। आशा की किरण तो तभी आती है जब वो स्वतंत्र होगा। और अंग्रेज़ों की जो कार्य प्रणाली थी वह भी सारी काली थी, और यहाँ तक कि जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर रखा था वह काल कोठरियाँ भी काली थी। तो मतलब हर ओर दुख, निराशा और उदासी का वातावरण था। तो इस प्रकार काली शब्द को कई अर्थों में प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, क भाग, किस दावानल की ज्वालाएं दिखीं? किस दावानल की? दावानल किसको कहा गया है? जंगल की आग को। दावानल का अर्थ ही होता है बच्चों जंगल की आग, जो जंगल में स्वयं लग जाती है और जिसको बुझाना बड़ा कठिन होता है। तो जल्दी से नहीं बुझती जंगल की आग और बढ़ती चली जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुमने कहीं दावानल तो नहीं देख लिया? मतलब जो जंगल की अग्नि है वो किसका प्रतीक है? अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों का। तो कहीं तुमने बाहर किसी को, क्योंकि गुलाम तो सारा देश ही था, किसी अंग्रेज़ को, किसी सामान्य भारतीय पर जो कैद में नहीं है लेकिन बाहर हैं, उन पर जुल्म ढाते तो नहीं देख लिया? तो इसलिए इस पंक्ति का भाव यही है कि जो दावानल है वह अंग्रेज़ों के जुल्मों का, अंग्रेज़ों के बुरे व्यवहार का प्रतीक है। तेरे गीत कहाँ में वाह, ख भाग अगला। रोना भी है मुझे गुनाह कि हे कोयल, तेरे गीतों को, तेरी मधुर आवाज़ को, तो तुम्हारे मीठे स्वर को सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया प्रशंसा करती है, लेकिन मुझ जैसे कैदी को तो यहाँ रोना भी गुनाह है, रोने पर भी पहरा लगा हुआ है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हम दोनों में कितनी विषमता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कैद में हूँ, तुम स्वतंत्र हो। मेरा केवल 10 फुट का संसार है, तुम्हारा पूरा आकाश है। तो यानी यहाँ पर कवि ने वही बात बताई है जो अभी आपको 2 मिनट पहले बताई थी, वही पंक्तियाँ हैं ये, कि एक बंधन में पड़े हुए व्यक्ति की, एक गुलाम व्यक्ति की और एक स्वतंत्र व्यक्ति की, दोनों की जीवनचर्या में क्या अंतर है। रचना और अभिव्यक्ति। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? कोयल की ही बात बच्चों
क्यों की? वह औरों की भी किसी की बात कर सकता था, किसी और पक्षी को भी चुन सकता था, तो ऐसा कवि ने क्यों किया होगा? देखिए, यहाँ कोयल कवि को भारत माता की प्रतीक लगी होगी, और उसका मधुर स्वर मधुरता का संदेश देता है, और उसके मधुर स्वर में भी हो सकता है उसको वेदना का एहसास हुआ। और अन्य पक्षियों से कोयल अलग होती है, उसकी मीठी बोली होती है, किसी और पक्षी का मधुर स्वर इतना नहीं होता। तो संभवतः इन सब कारणों से कवि ने अन्य किसी पक्षी को न चुनकर कोयल को ही चुना होगा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो देखो, जो अपराधी हैं वो तो किसी न किसी अपराध के जुर्म में कैद हैं, और अंग्रेज़ी सरकार जिनके सारे कारनामे ही काले थे, तो वो सही बात को सही तो कहेंगे ही नहीं। तो भारतीयों का जो आज़ादी के लिए संघर्ष करना था, वह भी उनको सबसे बड़ा अपराध दिखाई देता था, और यही कारण होगा कि उन्होंने अपराधियों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को भी उन्हीं के साथ रख दिया। अथवा उनका स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल गिराने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए अपराधियों के साथ रखा होगा, कि जिससे ये निराश हो जाएं, हताश हो जाएं और अपना कदम पीछे हटा लें। लेकिन भारतीय हैं, उन्होंने जो संकल्प ले लिया था आज़ादी का, उसे पूरा करके ही उन्होंने दम लिया था। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आपने सभी प्रश्नों को बहुत सुंदर लेख में लिखना है और याद भी करना है। भाषा शुद्ध, सटीक होनी चाहिए, और बिल्कुल वाक्य अपने आप में पूर्ण और वाक्य भी सटीक हों। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।